हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अरब भूगोल वेता। ठीक है। और अभी तक जो सिलेबस अभी चेंज हुआ है अपना, आरपीएससी ने जो सिलेबस चेंज किया है उसमें नया टॉपिक ऐड किया है अरब भूगोल वेता। इससे पहले हम पढ़ते थे रोमन भूगोल वेता, ग्रीक या यूनानी भूगोल वेता और कुछ भूगोल वेताओं के नाम मेंशन किए हुए थे, उनके बारे में पढ़ते थे। अब इनके साथ साथ में अब हमें अरब भूगोल वेता भी पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंध युग यानी डार्क एज। क्या था डार्क एज, देखते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात ईसा की तीसरी शताब्दी से 12वीं सदी तक का काल यूरोप के विज्ञान के विकास में अंध युग के नाम से जाना जाता है। तो अंध युग जो था वो कब से कब तक था? ये था ईसा की तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो काल है उसको यूरोप में क्या कहा गया? अंध युग कहा गया। कैसे? देखो, पहले क्या था, जो प्राचीन सभ्यताएं साम्राज्य थे जैसे ग्रीक या यूनान साम्राज्य और रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो पहले ग्रीक था, उसके बाद में रोमन। तो रोमन साम्राज्य का पतन लगभग हम ये मानते हैं कि 476 ईसा पूर्व के आसपास जो है रोमन साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। तो जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ता गया। और इस समय क्या हुआ, जो ग्रीक और जो रोमन भूगोलवेता थे उनके ज्ञान के जो भंडार थे उनको जला दिया गया। ठीक है। और उनके ज्ञान को जो है इन्होंने अनदेखा किया। यूरोप में जो क्या हुआ, क्योंकि इस टाइम पे जो ईसाई धर्म था उसका प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया था, यानी यूरोप में इतना अंधविश्वास फैल गया था कि सिर्फ धार्मिक मान्यता ही वहाँ पे ज़्यादा हावी हो गई थी। ठीक है। और जो ज्ञान था इनका, रोमन भूगोलवेता और जो यूनानी भूगोलवेता थे उनके ज्ञान को अनदेखा किया गया। और साथ ही साथ जो इनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ थे उनको भी इनके द्वारा जला दिया गया। तो जो ये काल था ईसा की तीसरी शताब्दी से 12वीं सदी तक का काल, इस टाइम पे क्या हुआ कि यूरोप में किसी तरह का कोई खास मतलब खोज नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो ईसाई धर्म था उसी का बोलबाला अधिक था और लोग उसी के अंधविश्वास में पड़े हुए थे। तो इस युग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंध युग। नेक्स्ट है कि अंध युग में पृथ्वी की आकृति को गोल की बजाय, ठीक है, गोल की बजाय तस्त्रीनुमा यानी डिस्क माना जाने लगा, जिसके केंद्र में ईसाइयों के धार्मिक स्थल ये जेरूसलम को प्रदर्शित किया गया। देखो, इन्होंने जो रोमनी जो यूनानी थे उन्होंने जैसे तैसे करके पता लगाया कि जो पृथ्वी है अपनी वो गोलाकार है। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि पृथ्वी गोल नहीं है, यह तस्त्री के रूप में यानी एक प्लेट के रूप में है। ठीक है। तो जो कि गलत था, इनकी ये जो सही नहीं था, क्योंकि पृथ्वी प्लेट के रूप में नहीं है। तो इस और ये ठीक है, ये प्लेट के रूप में है पृथ्वी, यानी और पूरी पृथ्वी क्या है, एक प्लेट की जैसी है। और पूरी पृथ्वी को इन्होंने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है। और जो इसका सेंटर था उसको इन्होंने क्या कहा था, ये जेरूसलम है। ठीक है, जेरूसलम जो इनका प्रमुख धार्मिक केंद्र था। तो इसमें याद करने वाली चीज़ें क्या हैं? एक तो ये कि जो डार्क एज है उसका टाइम पीरियड क्या है, ये ईसा की तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल। और दूसरा ये कि अंध युग में जो है आकृति, पृथ्वी की आकृति को कैसा माना जाने लगा, तस्त्रीनुमा। और जो ईसाइयों का धार्मिक केंद्र था वो क्या था, जेरूसलम। इस युग में जिस मानचित्र की रचना हुई वह आंग्ल अक्षर ओ में टी यानी टी इन ओ को प्रदर्शित करता है। इन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया को 3 भागों में बांटा। ठीक है, जैसा हम ये साइड में इस चित्र में देख पा रहे हैं कि इन्होंने पूरी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। उत्तर की तरफ था इसमें एशिया और नीचे है यूरोप और अफ्रीका। ठीक है। तो इसने क्या कहा कि जो एशिया है, ठीक है, एशिया मतलब इस पूरे मानचित्र के बीच में इन्होंने ये दिखाया है जेरूसलम, जो इनका प्रमुख धार्मिक केंद्र है। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो जो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली नदी, इन्होंने 3 जो है जल क्षेत्र भी बताए हैं। ठीक है, एक रेड सी है, एक मेडिटेरियन सी है और एक है तनाइस। ये जो है तनाइस लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली रिवर है वो है तनाइस रिवर, और एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला है रेड सी, और यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है मेडिटेरियन सी।
तो हम जैसे डायग्राम में देखने से पता चल रहा है कि ये पूरा ओ के समान आकृति बनी हुई है, ठीक है। और जो ये नदियां हैं टी के आकार में हमें दिखाई गई हैं, तो उससे पता चलता है यानी टी इन ओ, यानी टी ओ के अंदर टी ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो टी इन ओ, इनके द्वारा मानचित्र बनाया गया वो कौन सा था, ये था टी इन ओ। और इस मानचित्र को और क्या कहा गया था, इसको कहा गया था इसिडोरेन मैप, यानी इसको इसिडोरेन ने बनाया था। तो इस मानचित्र को कहा गया है इसिडोरेन मैप, ठीक है। अरब भौगोलिक विचारधाराओं का योगदान। देखो इस टाइम पे क्या था कि जब यूरोप में अंधकार युग छा गया था, तब मध्य एशिया में अरब भूगोलवेताओं ने क्या किया कि जो रोमन और यूनानी इतिहासकार या भूगोलवेता थे उनकी बुक्स को पढ़ा और भूगोल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सबसे ज़्यादा इनका योगदान देखा जाए तो वो था खगोल शास्त्र में, ठीक है। अरब बुद्धिजीवियों का केंद्र यानी इनका प्रमुख केंद्र कौन सा था, ये था बगदाद, ठीक है, बगदाद। अब है अरबी भूगोलवेताओं का प्रमुख योगदान। जो अरबी भूगोलवेता थे उनका प्रमुख योगदान किस किस में था, देखो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा योगदान तो इनका देखा जाए तो खगोल में था, ठीक है। और पहला है खगोल एवं गणितीय भूगोल में। तो अरब भूगोलवेताओं का ज्ञान प्रारंभ से ही गणितीय सिद्धांतों पर आधारित था, ठीक है। तो प्रमुख योगदान किसमें हो गया, पहला हो गया खगोल एवं गणितीय भूगोल में, दूसरा है प्रादेशिक भूगोल में, तीसरा है भौगोलिक भूगोल में, चौथा है प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा में, पांचवा है मौसम विज्ञान में योगदान यानी जलवायु मानचित्रावली संकलित करने में, और छठा है अरब मानचित्रावली, इन्होंने भी मानचित्रावली तैयार की थी। तो आइए अब देखते हैं यहाँ अरबी भूगोलवेताओं के बारे में दिया हुआ है। पहला है कि अल बल्खी, ये प्रमुख अरबी भूगोलवेता हैं। अल बल्खी इनकी पुस्तक है किताब अल अस्कल नामक विश्व की पहली विश्व जलवायु एटलस तैयार की, ठीक है। तो विश्व की पहली विश्व जलवायु एटलस किसने तैयार की, ये की है अल बल्खी ने, ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या है, किताब अल अस्कल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार मिलान के लिए पूछ लिया जाता है कि ये बुक किसकी है, मिलाना मतलब जो क्वेश्चन है एक साइड बुक्स दे दी जाती हैं, एक साइड जो है जो भूगोलवेता है वो दिए जाएंगे, तो उनमें मिलान के लिए पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो अल बल्खी है उसकी बुक कौन सी है, किताब अल अस्कल। और इन्होंने ही जो है विश्व की पहली विश्व जलवायु एटलस तैयार की है, किसने, अल बल्खी ने सॉरी। अगला प्रमुख भूगोलवेता है अल मकदिसी ने भारतीय मानसूनों का विस्तृत विवरण 1985 ईस्वी में किया और विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। देखो जो अल मकदसी है उसने जो भारतीय मानसून है उसके बारे में भी बताया और साथ ही साथ क्या किया, विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में किसने बांटा, ये बांटा है अल मकदसी ने, ठीक है। नेक्स्ट भूगोलवेता है अरब अल बरूनी, 1030 ईस्वी में किताब अल हिंद यानी भारत का भूगोल की रचना की। कैसे की, क्योंकि ये जो गजनवी था उसके साथ में इंडिया आया था और पूरे इंडिया का इसने मतलब जो अपने यहाँ के संस्कृत ग्रंथ थे उनको भी इन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद किया था। और इन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक लिखी थी यहाँ पे किताब अल हिंद, जिसको कहा है भारत का भूगोल। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बुक किसकी है, किताब अल हिंद, ये है अल बरूनी की। अब है अरब भूगोलवेताओं ने पृथ्वी के ग्लोब को 5 जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया है। तो ये कथन कारण वालों में भी पूछा जा सकता है कि अरब भूगोलवेताओं ने जो भूगोल पृथ्वी के ग्लोब को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ये है 5। कौन कौन से हो जाएंगे, उष्ण कटिबंध यानी जो अयनवर्ती जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र अयनवर्तों के मध्य, 2 शीत कटिबंध ध्रुवों के समीप वाला, और 2 शीतोष्ण कटिबंध यानी ध्रुव और जो उष्ण कटिबंध है उनके बीच का क्षेत्र। इस तरह से इन्होंने 5 कटिबंधों में जलवायु कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा है। अब हम एक एक करके देखते हैं प्रमुख अरबी भूगोलवेता। इसमें पहला है इब्ने सीना, ठीक है।
इब्ने सीना, इसको कहा गया है अरब भूगोल का जनक। अरब भूगोल का जनक कौन है? ये है इब्ने सीना। ठीक है, तो इन्होंने और क्या क्या किया है? इन्होंने बताया कि जो पर्वतीय भागों में अपर्दन व अपक्षय का अवलोकन भी इन्होंने किया है। तो इब्ने सीना के बारे में दो बातें हमें याद रखनी है। पहला तो इनको कहा गया है अरब भूगोल का जनक। दूसरा है इन्होंने पर्वतीय भागों में अपर्दन और अपक्षय का अवलोकन भी किया है। इसके बाद में हम देख लेते हैं इब्ने हाकल। हाकल की जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है ये है ए बुक्स ऑफ रूट्स एंड ड्रेन्स। ठीक है, तो ये वाली बुक हमें याद होनी चाहिए सभी को। और इसी के साथ साथ इनकी और पुस्तकें हैं। एक है इनकी शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ। इसके अलावा एक और है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये वाली पुस्तक इनकी याद होनी चाहिए। इसके अलावा ये दो बुक भी हमें देख लेनी चाहिए। अगला है अल मसूदी। अल मसूदी जिसको अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो, अरब भूगोल का जनक तो है इब्ने सीना, और जो अरब का हेरोडोटस है वो किसको कहा गया है? ये कहा गया अल मसूदी को। ठीक है, इन्होंने एशिया और अफ्रीका में अनेक भागों की यात्राएं की तथा भौगोलिक सूचनाओं का संग्रह किया। तो कहाँ कहाँ की यात्राएं की अल मसूदी ने? ये की है एशिया और अफ्रीका की। अल मसूदी एक नियतिवादी चिंतक थे जिसने यह बताया कि पशु व पौधे अपने पर्यावरण से अनुकूलन करते हैं। तो अल मसूदी के बारे में कथन कारण देके पूछा जा सकता है। पहला तो हमारा बन गया कि जो अरब भूगोल का हेरोडोटस किसको कहा गया है? ये कहा गया अल मसूदी को। और अल मसूदी क्या थे? नियतिवादी चिंतक थे। ठीक है, दूसरा है इन्होंने अल मसूदी ने कैस्पियन सागर में लघु व दीर्घ ज्वारों का अवलोकन भी किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? जो कैस्पियन सागर है उसमें लघु व दीर्घ ज्वारों का अवलोकन किया था। अगला है कि अरब वासियों ने सर्वप्रथम मानसून की अवधि का विचार किया। हम सभी जानते हैं जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु या फिर मौसम। ऋतु या फिर मौसम। ठीक है, अल मसूदी ने ही सर्वप्रथम समुद्री जल के रंग की भिन्नता का कारण लवणता को भिन्न भिन्न मात्रा व समुद्री वनस्पति की मौजूदगी माना था। तो जो अल मसूदी है सबसे पहले इन्होंने जो समुद्री जल है उसकी भिन्नता का कलर की भिन्नता यानी रंग की भिन्नता का कारण किसको माना? पहला तो लवणता को और दूसरा माना है समुद्री वनस्पति को। अब इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। किताब मुराज अल दहाब पहली पुस्तक है इनकी और इम्पोर्टेंट पुस्तक है। दूसरी है समय विवरणिका। तीसरी है सोने की चारागाहें एवं जवाहरातों की खानें। चौथा है उपदेश एवं निरीक्षण। तो सभी बुक इनकी इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो जो ये वाली पहली पुस्तक है इनकी, इनके अलावा इनकी सभी कृतियां नष्ट हो चुकी हैं अभी तक। ठीक है, सिर्फ एकमात्र पुस्तक बची है इनकी, ये वाली किताब मुराज अल दहाब, और बाकी सभी बुक्स जो है इनकी नष्ट हो चुकी हैं। अल मसूदी का विचार था कि अरब सागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो ये वाला देखे भी पूछा जा सकता है कि कौन से अरब भूगोलवेता ने माना कि अरब सागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है अल मसूदी ने। ठीक है, तो अल मसूदी ने और क्या किया कि जो महासागर और महाद्वीपों की सीमाओं का निर्धारण भी किया है। जो अल मसूदी है इन्होंने महासागर और महाद्वीप हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण भी किया है। उनकी धारणा थी कि सागरों में नमक भूमि से आता है। ठीक है, तो अल मसूदी ने क्या माना? जो सागर हैं उनमें नमक जो आता है वो कहाँ से आता है? ये आता है भूमि से। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है यहाँ पर, मैं टाइप करना भूल गई, ये बता देती हूँ। जो अल मसूदी है इन्होंने अटलांटिक महासागर को काला हरा सागर कहा है। ठीक है, डार्क ग्रीन सी कहा है। किसने कहा है?
अल मसूदी ने कहा है। और कौन से महासागर को कहा है? ये कहा है अटलांटिक महासागर को काला हरा सागर कहा है। नेक्स्ट है अल बरूनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। देखते हैं। वैज्ञानिक एवं विद्वता से अल बरूनी की स्थिति इस बात से झांकी जा सकती है कि 11वीं सदी को अल बरूनी युग कहा गया है। तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि कौन सी सदी को अल बरूनी युग कहा गया है? ये है 11वीं सदी को। इससे पता चलता है कि जो अल बरूनी है कितना महान वैज्ञानिक था, कितना बड़ा विद्वान था कि पूरी सदी को ही जो है इसके नाम पे रख दिया गया कि 11वीं सदी को अल बरूनी का युग कहा गया है। और जो अल बरूनी है एक बार यही देख लेते हैं क्योंकि आगे जगह नहीं है। अल बरूनी है, इसने ही सर्वप्रथम जो आप नोट डाउन कर लो, मैं बोलती जाती हूँ कि जो सिंधु है उसके उद्गम के बारे में और उसके प्रवाह मार्ग के बारे में, और साथ ही साथ इन्होंने बाढ़ों के बारे में भी जानकारी दी है। एक तो जो सिंधु नदी है उसके उद्गम स्थल के बारे में बताया है, दूसरा इसके प्रवाह मार्ग के बारे में, और तीसरा बाढ़ों के बारे में भी इन्होंने अल बरूनी बताया है। इसने पतंजलि के संस्कृत ग्रंथ महाभाष्य का अरबी में अनुवाद किया जिसमें भारत चीन की मूल्यवान सूचनाएं हैं। तो किसने संस्कृत ग्रंथ महाभाष्य है उसका अरबी में अनुवाद किया था? ये किया है अल बरूनी ने। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा है कि आगे है भूगोल में 27 पुस्तकें लिखी जो मानचित्र रचना, भूगणित, जलवायु और विज्ञान आदि की हैं। उसका मत यानी अल बरूनी का मत है कि भूकेंद्रीय ब्रह्मांड का था, यानी जो पृथ्वी है वो केंद्र में है और जो सूर्य है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये जो कि गलत है क्योंकि भूकेंद्रीय नहीं सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड है, सूर्य केंद्र में है और बाकी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो जो अल बरूनी है इन्होंने माना कि भूकेंद्रित ब्रह्मांड को माना। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं किताब उल अल है, ये किताब अल हिंद। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए और उस दौरान यह पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अल बरूनी किसके साथ में आया था भारत? किसके टाइम में आया था? ये आया था महमूद गजनवी के टाइम में, और यहाँ रहकर इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है किताब अल हिंद। इसके अलावा इनकी कुछ और बुक्स हैं। किताब अल जमाकीर एक पुस्तक है इनकी, किताब अल जमाकीर। ठीक है, एक किताब है इनकी किताब अल सैयदना, किताब अल सैयदना। ठीक है, एक पुस्तक ये हो गई, एक किताब अल हिंद हो गई, एक किताब अल जमाकीर, किताब अल सैयदना। और इन्होंने क्या किया था अल बरूनी? परछाई के आधार पर अक्षांशों का निर्धारण किया था। एक इम्पोर्टेंट लाइन ये भी है इनके बारे में, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए कि जो परछाई है, परछाई के आधार पर क्या किया था इन्होंने? अक्षांशों का निर्धारण किया था, अक्षांशों का निर्धारण किया था। किसने? अल बरूनी ने। ठीक है, और इनके अलावा भी इनकी बहुत सारी किताबें हैं। द वेस्टेज ऑफ द, वो हम आगे देखेंगे। अगली पुस्तक है अल कानून अल मसूदी। तो ये एक बुक भी इनकी इम्पोर्टेंट है। इसमें खगोल विज्ञान के बारे में यानी सूर्य व चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया है। और इस पुस्तक की रचना जो टोलमी की प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागेस्ट की तर्ज पर किया गया है। तो इसका जो आधार बनाया इन्होंने अल कानून अल मसूदी का, वो था टोलमी की अल्मागेस्ट पुस्तक। टोलमी एक रोमन भूगोलवेता है, प्रसिद्ध भूगोलवेता हैं ये, और इनकी बहुत सारी पुस्तक लिखी गई हैं। इनमें से एक पुस्तक है अल्मागेस्ट जो पूरी की पूरी इनकी खगोल विज्ञान पर आधारित है। इसके अलावा इनकी और बुक हैं अथर अल बगिया, बाकिया नहीं है, ये है बगिया। ठीक है, एक है तारिख उल हिंद, एक है रिसाला। ठीक है, और इसके अलावा भी देखो इसका इंग्लिश नाम भी देके पूछा जा सकता है, वेस्टेज ऑफ द पास्ट। जो अथर अल बगिया है उसी को इंग्लिश में वेस्टेज ऑफ द पास्ट भी कहा गया है। इसके अलावा देखो इन्होंने जो उषा काल और संध्या काल की भी व्याख्या की है। जो अल बरूनी है इन्होंने उषा काल और संध्या काल की भी उषा काल और संध्या काल की भी व्याख्या इन्होंने की है। ठीक है,
तो इनकी ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये वाली बुक्स आप अच्छे से देख लेना। और जो इनकी रिसाला बुक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो ध्रुवों पर 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें होती हैं, उनकी अवधि को लेकर इसके बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। कौन सी पुस्तक में? रिसाला में। नेक्स्ट भूगोलवेता है अल इदरसी। अल इदरसी इन्होंने नवीन भूगोल की रचना की है। तो अल इदरसी ने किसकी रचना की है? ये की है नवीन भूगोल की। प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी विश्व भ्रमण के इच्छुक के लिए मनोरंजन। ठीक है, तो ये वाली पुस्तक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से। टोलमी के विश्व मानचित्र में सुधार किया। जो टोलमी रोमन भूगोलवेता है, उनके जो विश्व मानचित्र बनाए गए हैं उनमें सुधार किन्होंने किया था? ये किया है अल इदरसी ने। तो ये वाला भी पूछ लिया जाता है। टोलमी की पुस्तक अल्माकेस्ट है, उनको तो उसको तो आधार बनाया था किसने? अल-बरूनी ने। लेकिन जो टोलमी के विश्व मानचित्र बनाए गए हैं उनमें सुधार किया है अल इदरसी ने। अल इदरसी का भूगोल में प्रमुख योगदान, यानी इनका योगदान क्या है? उसके द्वारा रचा गया विश्व मानचित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो विश्व मानचित्र की रचना कौन से भूगोलवेता ने की है? ये की है अल इदरसी ने। तो इसके बारे में ये 3-4 बातें हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में सेवा दी। यानी ये किसके काल में था इब्न बतूता? ये था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, इब्न बतूता ने 24 वर्षों में 75,000 मील की यात्राएं की हैं। ठीक है, तो इन्होंने सर्वाधिक यात्राएं की हैं इब्न बतूता ने। लगभग 24 साल में इन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्राएं की हैं। इसे अरब का मार्को पोलो भी कहा जाता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरब का मार्को पोलो किसको कहा गया है? ये कहा गया है इब्न बतूता को। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रिहलाहा। तो ये वाली पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। रिहलाहा इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है इब्न खालदून। यह अंतिम अरब भूगोलवेता है और वातावरण निश्चयवादी विचारक भी है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मुक़द्दिमह। कौन सी पुस्तक है इनकी सबसे प्रसिद्ध? ये है मुक़द्दिमह। और इसने इब्न खालदून ने एक बात और बताई है कि जो उष्ण जलवायु के निवासी हैं वो लापरवाह और सुस्त होते हैं, यानी आलसी टाइप के होते हैं। और वहीं शीतोष्ण जलवायु के जो लोग होते हैं वो फुर्तीले और बुद्धिमान भी होते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था इब्न खालदून ने। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि अरब भूगोलवेता हमने पूरे डिटेल में अच्छे से देख लिए हैं। मैंने इसमें पूरा जो अपनी बुक है माजिद हुसैन की, उससे पूरा कंटेंट लिया है। उसके अलावा भी मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर से लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे जो अपने नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनको भी एक एक करके इस चैनल पे करवा पाऊँ। धन्यवाद।